आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत अननोन क्रिया के संदर्भ में समझेंगे कि अननोन क्रिया क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। और वैसे तो अननोन क्रिया अगर देखी जाएं तो रासायनिक अननोन क्रिया अलग होती हैं, भौतिक अननोन क्रियाएँ अलग होती हैं। लेकिन हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो उसमें हम जैविक क्रियाओं को पढ़ेंगे, यानी कि जो अननोन क्रियाएँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो उसमें जो जीव जंतु होते हैं, तो जीव जंतुओं के बीच परस्परता एक संबंध किस प्रकार से होता है, उनको लेकर के कई प्रकार के वर्गीकृत किया जाता है। उसके विषय हम स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है कि जो अननोन क्रियाएं होती हैं वो जीवों और जंतुओं के बीच पाई जाती हैं। जो जीव होते हैं, जीवों के बीच में ही पाई जाती है। अननोन क्रिया कभी भी जीव और वनस्पतियों के बीच नहीं होती है। ये एक्चुअली में देखा जाए तो किसके बीच में होती है, जीव और जीवों के बीच में होती है। हाँ, इसका एक अपवाद ले सकते हैं शैवाल को लेकर के। जो शैवाल और कवक है उसमें अननोन क्रिया देखने को मिल जाती है सहजीवता की। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो और भी जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें अननोन क्रियाएँ स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन इसमें जीव जंतुओं के बीच में परस्पर जो एक संबंध होता है, एक व्यवहार होता है, उनका व्यवहार एक जीव के प्रति किस प्रकार का है, ठीक है, वो नेचुरल रूप से देखा जाता है। क्योंकि प्रकृति ने हमें सभी को सर्वाइव करने के लिए हम सभी को एक प्रकार से देखा जाए तो उसमें तंत्र में स्थापित किया है। और उसमें बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो परस्परता रखते हैं, व्यवहार रखते हैं और अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है और रिक्वायरमेंट को अपनी प्राप्ति करने के पश्चात वो अपने को विकासशील करते हैं, विकसित करते हैं, ठीक है। तो अननोन क्रिया के स्पष्ट रूप से हम समझ लेते हैं। जो अननोन क्रिया होती हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती हैं। उसमें हम एक पढ़ेंगे जैविक अननोन क्रिया, क्योंकि हम जीव जंतुओं के बीच पढ़ेंगे तो जीव जंतुओं के बीच पढ़ेंगे तो जीव और जैविक जंतुओं के बीच में जो अननोन क्रिया होगी वो जैविक अननोन क्रिया होती है, ठीक है। तो ये अननोन क्रिया अगर देखी जाए तो एक जीव दूसरे जीव के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करता है, एक जीव दूसरे जीव के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करता है, ठीक। एक प्रजाति के बीच जो परस्पर व्यवहार होता है जीवों का, एक प्रजाति के बीच जो अननोन क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं अंतरा अननोन क्रिया, इंट्रा अननोन क्रिया, ठीक। और विभिन्न प्रजातियों के बीच जो अननोन क्रिया होती है, विभिन्न प्रजाति जो अननोन क्रिया होती है उसे बोलते हैं अंतर अननोन क्रिया या एंटर अननोन क्रिया, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि जीव जंतुओं के बीच में जो अननोन क्रियाएं होती हैं वो दो टाइप के होते हैं। वैसे तो एक जीव दूसरे जीव को अननोन क्रिया है, ये तो मूल शब्द हम ले सकते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत एक प्रजाति के बीच में, यानी कि एक ही प्रजाति है, उनके बीच जो जीव हैं उनके बीच की जो अननोन क्रिया होती है उसे बोलते हैं अंतरा अननोन क्रिया, ठीक, या एंट्रा बोल सकते हैं। जो विभिन्न प्रजाति होती हैं, भिन्न भिन्न प्रजातियां जो होती हैं उनके बीच जो अननोन क्रिया होती है वो अंतर अननोन क्रिया होती है। तो इनके आधार पर जो अननोन क्रिया हैं जो जीव जंतुओं के बीच में पाई जाती है, एक व्यवहार को लेकर के, एक संबंध को लेकर के और उनकी रिक्वायरमेंट को लेकर के जो अननोन क्रिया है वो कई भागों में विभाजित होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें हम पढ़ लेते हैं, पहली जो अननोन क्रिया होती है उसको हम पढ़ते हैं असहभोजिता। ये अननोन क्रिया का एक भाग है। इसमें देखा जाए तो एक जो जीव है एक दूसरा जीव है, ठीक। तो ये वाला जो जीव है, ठीक, ये जीव वाला रहेगा, इसको नुकसान होगा, ठीक, और इसको क्या होगा, ना नुकसान होगा और ना ही फायदा होगा, ठीक।
इसको तो नुकसान होगा, लेकिन ना इसको नुकसान है ना फायदा है। अब एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, इनका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जो बैक्टीरिया है इसको नुकसान होता है, और कौन नुकसान पहुंचाता है, एक यहाँ पे हम ले लेते हैं कवक होता है जिसका नाम है पेनिसिलियम। एक कवक होता है, ठीक, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वो कवक का नाम है पेनिसिलियम। इसका आविष्कार जो किया था वो किया था पेनिसिली, ठीक, पेनिसिली। तो जो पेनिसिली है ये एक्चुअली में क्या करता है, जीवाणु को मार देता है, ये बैक्टीरिया को मार देता है। ये एक प्रकार का कवक ही होता है पेनिसिलियम, और इसकी खोज की थी पेनिसिली ने। तो ये जो पेनिसिली है, ये पेनिसिलियम कवक है, ये क्या करता है, इस बैक्टीरिया को मार देता है, लेकिन इसको कोई फायदा नहीं होता है, ठीक, और ना कोई नुकसान होता है, और इसका क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो आज सहभोजता के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे कि एक जीव दूसरे जीव को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। इसमें एक को तो नुकसान होता है, लेकिन दूसरे जीव को ना नुकसान होता है और ना ही फायदा होता है। समझ रहे हो? तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया और कवक जो पेनिसिलियम है, इनके बीच जो व्यवहार है वो किस प्रकार का एक संघर्ष है। ये जो होता है ये कुछ नहीं कर पाता है, उसका कुछ भी नहीं कर पाता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, और ये जो है इसका नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन ये स्वयं को कोई बेनिफिट नहीं कर पाता है। तो इसको ना तो नुकसान है ना ही फायदा है, कुछ भी नहीं। तो ये बैक्टीरिया को मार देता है, लेकिन इसको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ये असहभोजता के अंतर्गत पड़ते हैं, ठीक। दूसरी अगर बात की जाए, दूसरा जो होता है सहभोजता, क्या होता है, सहभोजता। सहभोजता के अंतर्गत अगर देखा जाए, इसमें देखा जाए एक जीव ये है और एक जीव ये है, ठीक। इसमें देखा जाए एक को तो नुकसान होता है ना, सॉरी, एक को तो फायदा होता है और एक को तो ना नुकसान होता है और ना ही फायदा होता है। मतलब कैसे, एक को तो फायदा होता है और एक को ना नुकसान होता है और ना ही फायदा होता है, यानी कि जीरो। ये प्लस में रहेगा और ये जीरो में रहेगा। तो इसमें हम ले लेते हैं जीरो में शार्क मछली। जो शार्क मछली होती है समुद्र जो खारे पानी में तैरती हैं, तो उसमें जब ये तैरती हैं तो बहुत सारे जो होते हैं छोटे छोटे कीटाणु, बहुत सारे ऐसी शैवालें जो होती हैं इनके शरीर में चिपक जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जो चिपक जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो चूसक, ऐसे देखे जाएं छोटे छोटे जीवाणु या बहुत सारे ऐसी शैवालें होती हैं, वो इसकी शार्क मछली के क्या है बॉडी में चिपक जाते हैं। तो इसको खाने के लिए जो जीव होते हैं, ठीक, इनको खाने के लिए जो जीव होते हैं, ठीक है, वो चूसक जीव कहे जाते हैं, ठीक, उन्हें बोलते हैं चूसक जीव। लेकिन इन्हें क्या हुआ, फायदा हुआ। ये क्या है, चूसक जीव है, लेकिन मछली को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना नुकसान है और ना ही कोई फायदा है, लेकिन इनको क्या है, फायदा। क्योंकि जो मछली है इसमें जो कीटाणु पाए गए हैं, इसमें जो वनस्पति के कोई कण पाए गए हैं, सूक्ष्मतम कण पाए गए हैं, उसको चूसक करते हैं या कोई पोषक लेते हैं, ठीक। ये चूसक जीव जो होते हैं पोषक लेते हैं मछली के शरीर से चिपके हुए जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। उससे क्या है कि इनको होता है बेनिफिट, तो इनको बेनिफिट में हम यहाँ रख लेते हैं सहभोजता के अंतर्गत। लेकिन ये मछली जो है इसको कोई नुकसान फायदा नहीं होता है इन चूसक जीवों से, तो ये एक सहभोजता है। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पे आता है परिभक्षण, ठीक। परिभक्षण क्या होता है, परिभक्षण की अगर बात की जाए तो एक जीव को तो नुकसान, एक जीव को तो फायदा होता है और दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो शेर या बाघ ले सकते हैं और दूसरे में ले सकते हैं हिरण, ठीक। क्या होता है परिभक्षण में
जो शेर है या जो बाघ है वो हिरण को क्या कर लेता है, खा लेता है, यानी कि इसके अस्तित्व को ही खत्म कर देता है। इसके हिरण का जो अस्तित्व है, ठीक, इसको ही समाप्त कर देता है। और जो शेर है उसको बेनिफिट होता है, उसका भोज्य पदार्थ के रूप में अपने भोजन का निर्माण करता है। तो ये शेर है, इसको क्या होगा, फायदा होगा और इसको नुकसान होगा। तो पर्यावरण में यही है कि एक जीव दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाता है, पूर्ण रूप से नुकसान, यानी कि उसका अस्तित्व ही खत्म कर देता है, पृथ्वी से, प्रकृति से उसका अस्तित्व ही खत्म कर देता है। उसे बोलते हैं पर्यावरण। ठीक, अब बात आती है चौथा, परजीविता। परजीविता में देखा जाए तो एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। अब बात यहाँ देखिए कि यहाँ भी एक को फायदा है, ठीक, और एक को नुकसान है, यहाँ भी एक को फायदा है, एक को नुकसान है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो पर्यावरण है इसमें तो एक जीव का अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया, एक जीव का अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया है, जबकि परजीविता में इसको अस्तित्व खत्म नहीं किया जाता, इसका अस्तित्व नहीं खत्म किया जाता, इसको चूस करके चूस के कमजोर कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, परजीविता में अमरबेल है, ठीक, दूसरी ले सकते हैं प्लाज्मोडियम, ये परजीवी हैं, ठीक, अमरबेल है, प्लाज्मोडियम है, इनकी कोई जड़ें नहीं है, ठीक है। ये अमरबेल ये स्वयं भोजन नहीं बनाती, स्वपोषी नहीं होती, परजीवी होते हैं, परपोषी होते हैं, और ये किस पे डिपेंड होते हैं, दूसरे पेड़ पौधे या जीव जंतुओं पे डिपेंड होते हैं। तो परजीविता का मतलब यही है कि एक जीव दूसरे जीव पे डिपेंड होता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उसके अस्तित्व को खत्म नहीं करता है। जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छर में पाया जाता है, ठीक, जो मच्छर में पाया जाता है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम जो देखा जाए तो ये मच्छर के अंतर्गत पाया जाता है, और यही मच्छर क्या है, जीवों को काटता है, ठीक, जीवों को काटता है, उनको क्या नुकसान पहुंचाता है, उसके अस्तित्व को खत्म नहीं करता। ये प्लाज्मोडियम उसके अस्तित्व को, जीव के अस्तित्व को खत्म नहीं करता, जबकि उसे नुकसान पहुंचाता है, ठीक। तो ये प्लाज्मोडियम है। जो अमरबेल है, ये आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, उन पेड़ों में पाए जाते हैं, तो उसमें से ये पोषक तत्वों को चूसती है, क्योंकि इसकी कोई जड़ नहीं होती है, ठीक। ये अपने को विस्तार करने के लिए, एकदम कवर करने के लिए उस पेड़ को ये इतना चूसती है, उसे इतना चूसती है कि अपना विस्तार कर लेती है, लेकिन उस पेड़ को क्या कर देती है, नुकसान पहुंचा देती है, लेकिन उसके अस्तित्व को समाप्त नहीं करती है, अस्तित्व को समाप्त नहीं करती, उसको चूस डालती है, कमज़ोर कर देती है बिल्कुल, जबकि अस्तित्व उसका समाप्त नहीं होता है। और एक समय जब बदलता है, ऐसा समय आता है, प्रकृति नेचुरली समय जब बदलता है तो ये ऑटोमेटिक क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, और ये जो पेड़ है पुनः हरा भरा होने लगता है, ठीक। तो अमरबेल, प्लाज्मोडियम ये परजीविता है, और पर्यावरण में अस्तित्व को खत्म कर दिया गया। तो दोनों में यही डिफरेंस है, आप समझ गए होंगे आप लोग। अब बात ये आती है कि स्पर्धा की स्थिति क्या है। स्पर्धा, या हम इसको बोल सकते हैं प्रतिस्पर्धा। जैसे एक जीव है और दूसरे जीव है, इनके बीच प्रतिस्पर्धा है, वो किस प्रकार की है देखिएगा। इसके पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, नीचे को। नीचे एक है बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, सभी को जानकारी होना चाहिए। नीचे देखा जाए तो कोई भी पेड़ पौधे हैं, ठीक, या जीव जंतु हैं, सभी की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए जो आवश्यक पोषक लेते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व लेते हैं, ठीक। जैसे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ जो होती हैं वो सूर्य के माध्यम से प्रकाश लेती हैं, जड़ के माध्यम से जल लेती हैं, ठीक। जो जड़ों में कवक पाए जाते हैं, जिनको माइक्रोराइजा बोलते हैं, उनके माध्यम से ये क्या लेते हैं, पेड़ पौधे जल लेते हैं, चूसक करते हैं, जल लेते हैं, और वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2। तो नीचे का मतलब यही है
कि जो पेड़ पौधे हैं, जैसे CO2 लिया, ठीक, H2O लिया, ठीक, और प्रकाश सूर्य का जो प्रकाश है वो लिया, तो ये उसका क्या है, पेड़ पौधे का नीचे है, ये क्या है, उसका नीचे है। तो पेड़ पौधे का जो नीचे है, क्योंकि वो एक प्रजाति के हैं ना, पेड़ पौधे एक प्रजाति के और एक समान पोषण है उनका। प्रजातियां अलग अलग हो सकती हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन उनका पोषण एक ही तो है। कोई भी वनस्पति हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, चाहे वो कहीं भी क्षेत्रफल में, कहीं भी क्षेत्र में उस वो अपना को विकसित कर रहा हो, लेकिन उनका पोषण जो है, पोषण जो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश, इससे क्या अपना भोजन निर्माण करता है। तो इस पेड़ पौधों का नीचे क्या है, ये है, ठीक। उसी प्रकार जीव जंतुओं का भी नीचे होता है। जीव जंतुओं का नीचे क्या है, हमने दशक नियम बताए थे, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जीव जंतु जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्राथमिक जीव जंतु इस पे होते हैं, पेड़ पौधों पर। ठीक, पेड़ पौधे का देखा जाए तो ये जो होते हैं जल कहाँ से लेते हैं, नीचे से ही ग्रहण करते हैं, ऊपर से जल नहीं लेते हैं। जबकि जीव जंतु जो है ऊपर बाहरी से आवरण में जो जल भरा है, नदियों में, नालों में जो जल भरा है, वहाँ से जल को ग्रहण करते हैं। जबकि पेड़ पौधे जो होते हैं अंदरूनी से जल लेते हैं। भले ही पेड़ पौधे के ऊपर जल दिख रहा हो, भले ही दिख रहा हो, उसमें पेड़ खड़ा हो, लेकिन वो जल जो लेते हैं वो जड़ों के माध्यम से लेते हैं, नीचे से लेते हैं, चूसक पंपों के माध्यम से लेते हैं, तो वो जल अंदरूनी से लेते हैं। तो उनका नीचे जो होता है ना, वो इस आधार पर देख सकते हैं। और जबकि जीव जंतुओं का जो नीचे होता है, वो नीचे अगर देखा जाए तो वो नीचे इन पे डिपेंड करता है, वनस्पतियों पे डिपेंड करता है। जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है प्राथमिक उपभोक्ताओं की, वो वनस्पतियों पे लेते हैं। जैसे कि जल लेते हैं, ठीक, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और भोज्य पदार्थ के रूप में जो भोजन बनाया है, ठीक है, एक संचित पदार्थ होता है जो जैवभार बोलते हैं। ये जैवभार है, वनस्पतियों में पाया जाता है। इन तीनों को क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता लेते हैं, और तो प्राथमिक उपभोक्ताओं का ये अपना एक नीचे हो जाता है। बात समझ रहे? इसी प्रकार से जो द्वितीय उपभोक्ता होता है उनका अपना एक नीचे होता है, वो भी जल लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ताओं पर डिपेंड करते हैं, उनका अपना एक नीचे होता है। नीचे का मतलब यही है कि कोई भी जीव जंतु है या पेड़ पौधा है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को सर्वाइव कर लेता है, उसका वो नीचे हो जाता है। अब स्थिति ये आती है कि कभी कभी दोनों का नीचे एक समान हो जाए, तो जैसे दो जीव हैं उनका नीचे एक समान हो जाए। बात यहाँ आती है कि एक तो आती है जीव को लेकर के, ठीक, एक आती है आवास को लेकर के। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ये दोनों को इसमें अगर देखा जाए तो दोनों को नुकसान होता है। कैसे होता है? जैसे एक जीव है सर्प और एक है बिल्ली। इन दोनों का अगर हम बात करें तो इनका जो नीचे है, इन दोनों का जो नीचे है वो है चूहा। समझ रहे? चूहा है। बिल्ली भी चूहा खाती है, सर्प भी चूहा खाता है। तो चूहा जो है इन दोनों का नीचे है, दोनों के बीच क्या रहेगी? प्रतिस्पर्धा रहेगी, दोनों की संघर्ष की स्थिति रहेगी, और जो सबसे शक्तिशाली रहेगा वही विजेता हो जाएगा। यहाँ कंपटीशन चलता है, ये कंपटीशन है, लेकिन ये जैविक में है कंपटीशन, ठीक, ये समझने चाहिए आपको। समझ रहे हो? तो इनका जो नीचे है ये चूहा है, बिल्ली हो और सर्प है, दोनों का, क्योंकि ये दोनों को नुकसान होता है इसमें, क्योंकि दोनों आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, दोनों को नुकसान होता है। इसके बाद आवास को लेकर के भी है, क्योंकि बिल्ली है वो भी देखा जाए तो बिलों में रहती है, ठीक, जंगली बिल्ली आपने देखी हो, वो भी कहाँ है? नीचे, जमीन के नीचे रहते हैं। और सर्प भी है, वहाँ भी नीचे ही रहते हैं, बिल में रहते हैं, ये भी बिल में रहते हैं।
तो जब ये एक बिल कोई है तो उन दोनों में जब ये दोनों जाते हैं तो इनके बीच एक इंटरेक्शन होता है, इतना संघर्ष होता है कि आपस में ये नुकसान पहुंचा लेते हैं एक दूसरे को, बिल के चक्कर में लड़ जाते हैं, दंगा कर लेते हैं। समझ रहे हो ना? तो यहाँ समझ सकते हो कि जो सर्प है और बिल्ली है, इनका नीचे एक समान हो जाए तो वहाँ पर स्पर्धा होती है, इसमें दोनों को नुकसान होता है, और जो शक्तिशाली पावरफुल होता है वही यहाँ विजेता होता है। ठीक, ये कंपटीशन का दौर है जैविक क्षेत्र में, समझ रहे हो? तो ये हमने प्रतिस्पर्धा को समझ लिया। अब आती बात है पांचवें नंबर पे, ये 4 नंबर था, सहजीविता। सहजीविता अगर देखा जाए तो सहजीविता में हम सबसे पहले लेते हैं लाइकेन, और भी होती है मांस, फर। ठीक, सहजीविता में देखा जाए एक होता है कवक और दूसरी है शैवाल। ये शैवाल में ना जड़ है ना तना है, ठीक, लेकिन इसको भोजन चाहिए। तो ये भोजन कहाँ से लेगा? तो ये डिपेंड होती है कवक पे। और कवक क्या है? एक स्वपोषित भी होता है, ये स्वपोषित भी है, ये भोजन स्वयं बना लेता है। तो ये भोजन कहाँ से बनाता है? ये जड़ों में रहता है। ठीक, जो जड़ें होती हैं वहाँ रहता है, और जड़ों में पाया जाता है माइक्रोराइजा, एक प्रकार का ये कवक ही है। ठीक, ये जड़ों में होता है, और ये जड़ों के माध्यम से क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है, और यही भोजन है किसे प्रदान करता है? शैवाल को। और शैवाल क्या करती है? विकास करती है। ठीक, शैवाल भी क्या करती है? इसको भोज के रूप में देखा जाए तो इसे एक दूसरे से सजीवता करते हैं, इसको भी मतलब एक सुरक्षा प्रदान करती है शैवाल। साथ ही साथ देखा जाए तो इसको एक अपना खान पान में भी, उसको रहन सहन में, उसकी देखभाली में भी एक शैवाल का एक बहुत प्ले रोल रहता है। तो इनके बीच में एक सहजीवता है, वो काफ़ी पाई जाती है, यानी सहजीवता ही पाई जाती है। उसे हम बोलते हैं, एक वनस्पति होती है लाइकेन। तो लाइकेन में ही कवक है और शैवाल है, तो इनके बीच सहजीवता होती है। और ये जो कवक होता है ये भोजन स्वयं निर्माण कर लेता है जड़ों के माध्यम से, जो माइक्रोराइजा पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लाइकेन है, फर है, मांस है, ये कुछ ध्रुवीय क्षेत्रों में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक, ध्रुवीय क्षेत्रों में, इन्हें हम टुंड्रा वनस्पति हम बोल सकते हैं। टुंड्रा वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें देखने को मिलती है। लास्ट एक और है 6वें नंबर पे, सॉरी, तटस्थता। तटस्थता, इसमें तटस्थ रहते हैं। जैसे एक जीव ये है, एक जीव ये है। ठीक, ये भी शक्तिशाली है, ये भी शक्तिशाली है, तो ये आपस में झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। क्योंकि जब बराबर की, जब दो फंस जाते हैं, चाहे वो जीव हो या कोई भी हो, ठीक है, तो उनके बीच तटस्थता रहती है, वो आपस में झगड़ा नहीं करते। या हम इसे एग्जाम्पल पे एक और ले सकते हैं तटस्थता में, जैसे एक जीव ये है, एक जीव ये है, और ये घास है। ठीक, घास ले लेते हैं, तो ये शेर है, ठीक, ये भैंसा है। तो शेर तो घास खाता नहीं, ठीक, भैंसा घास खा लेता है। तो इनके बीच तटस्थता रहेगी कि नहीं? क्योंकि घास को लेके देखा जाए तो शेर को मतलब ही नहीं है घास से, ठीक, लेकिन भैंसा घास खाता है, लेकिन शेर को नहीं मतलब है। तो इन दो जीव है ना, इनमें आपस में तटस्थता रहेगी, इन्हें आपस में कोई मतलब नहीं है। युद्ध को लेकर देख लीजिएगा तो भैंसा और शेर का युद्ध नहीं होता है, दोनों शक्तिशाली होते हैं। कोई स्थिति ऐसी बन जाए तो एक दूसरे में झगड़ा हो सकता है, लेकिन इनको कोई प्रॉपर नुकसान नहीं होता है। ठीक, दोनों टक्कर के होते हैं। और घास को देखा जाए तो शेर तटस्थ होता है, शेर को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक, और भैंसा अपनी घास खाता है, तो इनके दोनों के बीच तटस्थता बनी रहती है।
बात समझ रहे हो? तो मैंने पढ़ा था कि जो अननोन क्रिया है, जैविक अननोन क्रिया है, वो 2 प्रकार की होती है। उसमें हमने सभी अननोन क्रियाओं को एक एक करके स्पष्ट रूप से समझा दिया आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं निरंतर ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, फ्री लेक्चर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मेरा एक मेहनत है आप लोगों के प्रति, बस एक शेयर है और सब्सक्राइब और लाइक है, बस यही है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि एक प्रजाति के बीच, ठीक, और विभिन्न प्रजातियों के बीच, एक प्रजाति के बीच, जैसे मच्छर ये है, ये भी मच्छर है, ठीक, और विभिन्न प्रजातियों के बीच ले लो, एक मच्छर ले लो, एक चींटी ले लो, तो आप क्या समझ रहे हो? मच्छर एक प्रजाति के बीच है, मच्छर चींटी अलग अलग प्रजातियों के बीच है। तो इनके बीच सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगी? अननोन क्रिया। जो अननोन क्रियाएं मैंने पढ़ाई हैं, वो अननोन क्रियाएं जो है ना, वो टोटल देखी जाए तो विभिन्न प्रजातियों के बीच ही हैं। इनके एक प्रजाति के बीच कोई अननोन क्रिया नहीं होती है, ये तटस्थ बने रहते हैं, इन्हें आपस में कोई मतलब नहीं होता है। बस ये है कि किसी निषेध को लेके, नीचे को लेके, ठीक, इनका जो नीचे है उसको लेके अगर समस्या आ सकती है, क्योंकि अगर भोजन के रूप में कम पदार्थ है, ठीक, भोजन अगर भोज्य कम है तो दोनों मच्छरों को चाहिए, ठीक, तो इनके बीच प्रतिस्पर्धा हो सकती है। लेकिन इनका जो अननोन क्रिया है इतना इफेक्टिव नहीं होती है जितना विभिन्न प्रजातियों के बीच में होती है। तो स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि अननोन क्रियाएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, ठीक। उसमें अननोन क्रिया में जैविक अननोन क्रिया के अंतर्गत हमने जो कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्गीकरण था उनका हमने स्पष्ट रूप से समझा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फिर से मिलेंगे। अभी के लिए थैंक यू।